हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आकाश स्टडी। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे रिलेशन एंड फंक्शन। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं रिलेशन से। तो रिलेशन क्या होता है? रिलेशन की जो डेफिनेशन होती है वो होती है रिलेशन इज ए सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, तो अब हमें देखना होगा कि रिलेशन क्या होता है और सबसेट क्या होता है और कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है। तो सबसे पहले मैं आपको रिलेशन बताऊंगा, फिर कार्टेशियन प्रोडक्ट, फिर सबसेट के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सपोज दैट मैं मान लेता हूँ कि मेरे पास एक लड़का है जिसका नाम मैं दे देता हूँ ए, और एक इसके लड़के का इधर पापा है जिसका मैं नाम दे देता हूँ बी। ठीक है, तो जो ये ए होगा ये बी को क्या बुलाएगा? पापा पापा बुलाएगा, और जो बी होगा ये ए को क्या बुलाएगा? बेटा। तो ये हो गया हमारा रिलेशन। ठीक है, इसकी खोज की थी कार्टेशियन ने और इसे हम कार्टेशियन प्रोडक्ट भी बोलते हैं, जैसे कि हमारा हो गया ए क्रॉस बी। ठीक है, ये हो गया हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब इसके बाद अगले एग्जांपल पे चलते हैं। सपोज दैट मेरे पास एक सेट है, सेट ए। इसके अंदर क्या है हमारे पास? यहाँ पर मैं एक बकरी ले लेता हूँ गोट, और यहाँ पर एक कौ ले लेता हूँ गाय। ठीक है, और एक सेट में यहाँ पर ले लेता हूँ सेट बी। इसके अंदर क्या है? इसके अंदर वाटर और यहाँ पर घास है। ठीक है, तो जो रिलेशन होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है वो ऐसे निकलता है कि जो जी गोट का रिलेशन किसके साथ होगा? वाटर के साथ भी होगा, और जो गोट का रिलेशन होगा वो ग्रास के साथ भी होगा। बकरी पानी पीती है और बकरी घास भी खाती है। ठीक है, ऐसे ही गाय भी करती है, गाय पानी पीती है और गाय घास भी खाती है। ठीक है, ये हो गया हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट। यहाँ पर लिख देते हैं हम कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, इसके बाद हम अगले एग्जांपल पर चलते हैं। सेट ए, एंड सेट ए के अंदर हमारे गोट, एंड यहां पर मैं ले लेता हूं अब इस बार शेर, लॉयन। ठीक है, और यहाँ पर हमारा जो सेट था वो सेट बी, वो रखते हैं हम सेम, वाटर एंड ग्रास। ठीक है, तो जो बकरी होगी वो तो पानी पिएगी और घास भी खाएगी, और जो लोयन होगा वो पानी तो पिएगा पर घास थोड़ा ही खाएगा वो। तो यहाँ पर जो होगा हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट नहीं होगा, तो हम यहाँ लिख देते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट नहीं होगा। अगर लोयन घास भी खाता तो हम यहाँ पर मान लेते कि ये कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया, फिर हो जाता है। पर अब ये घास नहीं खाता तो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट नहीं होगा। अब हम पढ़ेंगे सिंबल के बारे में। जो इस चैप्टर में सिंबल है ना वे बहुत ज्यादा है, और उनके नाम याद करना भी थोड़ा कठिन कार्य है। तो हम उन्हें एक जगह लिख लेते हैं और उनके नाम को भी उनके सामने लिख लेते हैं। तो नंबर 1 हमारा हो गया ये, इसको क्या बोलते हैं हम? सेट। ठीक है, नंबर 2 हमारा हो गया 5, या ये सेट। अगर इस सेट के अंदर कुछ भी नहीं है तो इसको हम क्या बोलेंगे? एम्प्टी सेट, रिक्त समुच्चय। ठीक है, नंबर 3
नंबर 3 हमारा हो गया यू, कैपिटल यू या म्यू। इसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल सेट। ठीक है। नंबर 4, ये जो ई टाइप का है इसको हम क्या बोलते हैं, बिलोंग टू। और अगर ये ई टाइप ऐसे कटाया मिल जाए हमको ऐसे, तो अब हम इसे क्या बोलेंगे, डज नॉट बिलोंग टू। डज नॉट बिलोंग टू। ठीक है। इसके बाद नंबर 5, हमारा है सी के नीचे इक्वल टू का साइन। इसको हम बोलते हैं सबसेट ऑफ हो गया। इसके बाद अगर ये भी हमें से कटाया मिल जाए तो फिर क्या होगा, फिर हम इसको बोलेंगे नॉट ए सबसेट ऑफ। ठीक है। नंबर 6 हमारा मिलेगा हमको सी जैसा ही। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम प्रॉपर सबसेट। ठीक है। और अगर ये भी हमें ऐसा कटाया मिल जाए तो इसको क्या बोलेंगे, नॉट ए प्रॉपर सबसेट। ठीक है। नंबर 7 हमारा है सी, उल्टा सी और इसके नीचे इक्वल टू का साइन, यानी कि जो ये हमारा सबसेट ऑफ था इसका उल्टा, इसको हम बोलते हैं सुपरसेट। ठीक है। और ये हमको इसका जस्ट उल्टा होता है ऐसे सी, उल्टा सी, इसको हम बोलते हैं प्रॉपर सुपरसेट। ठीक है, यहां तक भी। अब नंबर 8, ये तो हमारे सब साइन खत्म हो गए। नंबर 8 थोड़ा इसे भी देख लेते हैं। नंबर 8 है हमारा उल्टा ए। इसको क्या बोलते हैं हम, फॉर एवरी या फॉर ऑल। ठीक है। नंबर 9 हमारा हो गया उल्टा वी। इसको हम बोलते हैं कंजक्शन। और नंबर जो हमारा 10 हो गया वो हो गया हमारा आर। इसको बोलते हैं हम रिलेशन, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, इसी के बारे में हम पढ़ेंगे, रिलेशन। तो अब रिलेशन देखना है हमें, रिलेशन क्या होता है, मैंने आपको अभी पीछे भी बताया था। तो रिलेशन इज ए सबसेट का साइन पता चल गया, सबसेट का साइन ये होगा सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो हम यहां पर भी लिख लेते हैं, आप नोट करके एक बार फिर लिख लो कि नोट रिलेशन आर इज ए सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। अगर हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट 2 सेट है हमारे पास ए और बी, तो उसको हम ऐसे लिखेंगे ए क्रॉस बी। तो हम यहां पर लिख देते हैं आर सबसेट का साइन ये रहा, सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। तो ये हमारा हो गया रिलेशन। अब हमें रिलेशन के बारे में पता चल गया। और कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है वो पढ़ेंगे हम अब। ठीक है। अब हम देखते हैं एक एग्जांपल।
स्कूल के ऊपर, जो कि हमारे एनसीईआरटी की बुक में दे रखा है। तो देखते हैं, सपोज दैट हमारे पास एक स्कूल है। मैं मान लेता हूँ कि हमारे पास एक स्कूल हो गया, ये हो गया स्कूल, ठीक है। इसके अंदर एक सेट हो गया हमारा, सेट ए क्लास 11th का, ठीक है। और एक सेट हो गया हमारे पास सेट बी क्लास 12th का, ठीक है। ये हो गया हमारे पास दो सेट। हमारा पूरा क्या था, ये एक स्कूल था, ठीक है। तो इसके अंदर बच्चे हो गए, लिख लेता हूं। तो देखिए, जो इस सेट ए के अंदर बच्चे हो गए, इन बच्चों का क्लास 12th के बच्चों के साथ क्या क्या रिलेशन हो सकता है, हमें ये देखना है। तो सपोज दैट मैं इस बच्चे को ले लेता हूं, इस बच्चे का भाई ये हो सकता है, या इस बच्चे का भाई ये हो सकता है, या इस बच्चे का भाई ये हो सकता है, या इस बच्चे का भाई ये हो सकता है। इनमें से किसी भी बच्चे का भाई इन क्लास 12th में हो सकता है, यानी कि क्लास जो 11th है उसमें से किसी भी बच्चे का भाई इसमें क्लास 12th में हो सकता है, ठीक है। या नंबर 2 रिलेशन क्या हो सकता है कि क्लास 11th के बच्चों की बहन हो सकती है, या क्लास 12th के बच्चों की बहन इसमें क्लास 11th में हो सकती है। नंबर 2 रिलेशन ये हो गया। नंबर 3 रिलेशन क्या हो गया कि हो सकता है कि ये जो 12th के बच्चे इनकी एज 11th के बच्चों से ज्यादा हो सकती है। नंबर 4 रिलेशन हो गया कि जहां से एक बच्चे इनमें से मैं मान लेता हूँ, जहां से बच्चा आता है वहीं से ये बच्चा आता हो, मतलब एक जगह के रहने वाले हो, एक कॉलोनी के या एक गांव के रहने वाले हो सकता है कि ये एक शहर के रहने वाले हो, ठीक है। तो ये रिलेशन हो गया, ये हमारा एनसीईआरटी बुक में दे रखा है एग्जाम्पल, ठीक है। ये देखिए, ए क्रॉस बी सच दैट ए बी का भाई हो सकता है, ए बी की बहन हो सकती है, ए की आयु बी की आयु से अधिक हो सकती है, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, ये आपकी समझ में आ गया होगा। अब हम कार्टेशियन प्रोडक्ट देखते हैं। जो ये ए क्रॉस बी दे रखा है ना, ये एक्स टाइप का साइन है, तो इससे कार्टेशियन बोलते हैं। अब पढ़ेंगे हम कार्टेशियन प्रोडक्ट इस एक्स के बारे में, ठीक है। तो चलिए चलते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है। तो मैं मान लेता हूं कि हमारे पास कोई सेट है, सेट ए। इस सेट के अंदर मैं मान लेता हूं स्मॉल ए है और स्मॉल बी एंड स्मॉल सी, ये हो गए हमारे सेट ए के अंदर। और एक सेट यहां पर ले लेते हैं हम, सेट बी। इस सेट के अंदर मान लेता हूं मैं स्मॉल डी, स्मॉल ई एंड स्मॉल एफ। तो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट कब होगा, जब ए का रिलेशन डी के साथ भी होगा और ए का रिलेशन ई के साथ भी होगा और इसका रिलेशन इसके साथ भी होगा, ए का। और बी का रिलेशन भी सेम होगा, डी के साथ भी एंड ई के साथ भी और एफ के साथ भी, और ऐसे ही सी का होगा, डी के साथ भी, ई के साथ भी और एफ के साथ भी, ठीक है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट तब होगा। तो हम लिख देते हैं यहाँ पर ए क्रॉस बी। कार्टेशियन प्रोडक्ट को ऐसे ही लिखते हैं। तो जो ए का रिलेशन था वो डी के साथ था, तो ए कोमा डी, और ए कोमा ई के साथ भी था, और ए कोमा एफ। ए का तो हो गया खत्म, अब चल गया बी का। बी का भी तीनों के साथ होगा, तो बी कोमा डी और बी कोमा ई और बी कोमा एफ, ठीक है। बी भी खत्म। अब सी, सी कोमा डी एंड सी कोमा ई और सी कोमा एफ, ये हो गया हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट। ये जो निकल गया कार्टेशियन प्रोडक्ट, इसको क्या बोलते हैं हम, जो है हमारे एंट्रीज आई, इसको बोलते हैं हम ऑर्डर्ड पेयर्स, ठीक है। क्रमित युग्म हमारा ऑर्डर्ड पेयर आ गया है ये। इसके बाद
हमें ये देखना है कि जो हमारे जो ये पेयर्स आए हैं ये कितने हैं, ये हमें चेक करना है कि हमारे सही भी है या नहीं। तो हम सबसे पहले देखेंगे जो सेट ए में दे रखे एलिमेंट्स वे देखते हैं हमारे कितने हैं, 3। एंड जो सेट बी में दे रखे एलिमेंट्स वो भी कितने हैं, वो भी 3। तो 3 3 या 9, तो 9 ही एंट्रीज होनी चाहिए हमारी, जब भी जाकर हमारा ऑर्डर पेयर सही जाएगा। तो देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो हमारी 9 एंट्रीज हमको मिल गई। तो यानी कि हमारा ऑर्डर पेयर सही है। इसके बाद अब हमें देखना है कि जो ये हमारा एक पेयर ले लिया हमने, कोई सा भी पेयर ले सकते हैं आप, हमने ले लिया, ठीक है। इसमें जो ये ए है इसको बोलते हैं प्री इमेज, ठीक है। जो ये डी है इसको बोलते हैं इमेज। अब अगर आपसे कोई पूछे कि इस पेयर में डी की प्री इमेज क्या है तो आपको बताना है ए, और अगर पूछे कि इस पेयर में ए की इमेज क्या है तो आपको बताना है डी, ठीक है। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं एक नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। इससे अगला एग्जाम्पल मैं आपको दे देता हूं। हमारे पास सेट ए है, इसके अंदर 1 2 3 एंड एक सेट हमारा बी है, इसके अंदर मैं मान लेता हूं 4 5 6। ये हो गया, ये सेकेंड एग्जाम्पल है। अब हमको क्या निकालना है, ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, ए क्रॉस बी निकालने के लिए हम इस फिगर से मदद ले लेता है कि 1 का जो रिलेशन होगा वो 4 के साथ भी होगा, और 1 का रिलेशन होगा जो 5 के साथ भी होगा, और 1 का रिलेशन 6 के साथ भी होगा। तो 1 कंप्लीट कर लेते हैं, 1 4 1 5 1 6 1 1 कंप्लीट हो गया। अब 2 4 एंड 2 5 आउट 2 6 2 4 2 5 एंड 2 6। इसके बाद 2 भी खत्म, 3 4 3 5 एंड 3 6। यहाँ पर लिखता हूं मैं 3 4 3 5 और 3 6 हो गया। तो हमारी एंट्रीज कितनी आई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और यहाँ पर 3 3 जा 9। तो हमारी एंट्रीज सही है, ये हमारा हो गया ऑर्डर्ड पेयर। इसके बाद अगर हमसे यहाँ पर हमारा बी क्रॉस ए निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे, तो बी क्रॉस ए भी इसका सेम टू सेम उल्टा है, 4 1 4 2 4 3 5 1 5 2 5 3 5, इसके बाद 6 1 6 2 6 3। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 4 1 4 2 4 3, 4 खत्म। इसके बाद क्या स्टार्ट हुआ, 5 5 1 5 2 5 2 5 3, ठीक है। इसके बाद 5 भी फिनिश एंड 6 स्टार्ट। तो 6 1 6 2 और 6 3, तो ऐसे निकलेगा हमारा बी क्रॉस ए, और ए क्रॉस बी ऐसे निकलेगा। पर जो हमारी एंट्रीज होगी वे इसमें भी सेम होगी और उसमें भी सेम होगी, बस इनकी जो प्री इमेज और इमेज होगी वो बदल जाएगी। एक एग्जांपल और ले लेते हैं हम कार्टेशियन प्रोडक्ट के ऊपर। हमारे पास है सेट ए, हमारे पास सेट ए है, इसके जो एलिमेंट है वो है हमारे पास 1 ए कोमा बी। सेट ए के एलिमेंट है हमारे पास ए कोमा बी, और हमें इसका निकालना है कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालने के लिए अभी तक तो हम देख रहे थे कि सेट ए भी है और सेट बी भी मिल रहा था हमें, इस बार तो सेट ए ही है हमारे पास। तो हमें क्या करना है, एक सेट और मान लेना है, सेट ए ही ए कोमा बी। अब निकाल देंगे हम ए क्रॉस से, कैसे, चित्र की सहायता ले लेते हैं इस फिगर की। ए ए
जो ए का रिलेशन होगा वो इस ए के साथ होगा, और जो इस ए का रिलेशन होगा इस बी के साथ, और बी का रिलेशन ए के साथ, बी का रिलेशन बी के साथ। तो हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या आएगा, ए करो से ए कोमा ए, ए कोमा बी, ए कोमा ए, ए कोमा बी, ए कंप्लीट, फिर बी कोमा ए एंड बी कोमा बी, बी फिर कंप्लीट। तो ये आ गया हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो अगर हमें सेट ए ही देकर रखता है, मतलब कि सेट एक ही होगा हमारे पास, तो उसका भी हम कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं टाइप ऑफ रिलेशन। हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ रिलेशन, टाइप्स ऑफ रिलेशन। ठीक है, तो टाइप ऑफ रिलेशन, रिलेशन कितने प्रकार के होते हैं। नंबर एक हम देखेंगे एम्प्टी सेट होता है एक, तो एम्प्टी रिलेशन। और नंबर टू होता है यूनिवर्सल, यूनिवर्सल रिलेशन। नंबर थ्री होता है हमारा आइडेंटिटी रिलेशन, एंड नंबर फोर होता है हमारा यूनिवर्स रिलेशन। नंबर फाइव रेफ्लेक्सिव, रेफ्लेक्सिव रिलेशन। और नंबर सिक्स सिमेट्रिक रिलेशन। नंबर सेवन हमारा हो गया ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव रिलेशन। एंड नंबर एट लास्ट रिलेशन। ठीक है, तो अब हम देखते हैं एम्प्टी रिलेशन। हमने रिलेशन के टाइप सारे देख लिए, अब हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। नंबर एक था हमारा एम्प्टी रिलेशन। एम्प्टी रिलेशन क्या होता है, तो मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बता देता हूँ कि कोई सेट है हमारे पास, सेट ए 2 4 6, सपोज दैट मैं मान लेता हूँ। ठीक है, और हमें एक रिलेशन दे रखा है कि रिलेशन x, y सच दैट x प्लस वाई इज इक्वल टू 15। ठीक है, यहाँ तक भी। तो अब हमें सबसे पहले तो निकालना है कार्टेशियन प्रोडक्ट सेट ए का। कैसे निकालते हैं हम, एक रो से, एक रो से मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। क्या आएगा हमारा 2 2 2 4 2 6, 2 खत्म, इसके बाद 4 2 4 4 एंड 4 6। अब 6 6 2 6 4 एंड 6 6, ये आ गया हमारे इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट। आप यहाँ पर ऐसे बना के भी कर सकते हो, ये भी है एंड ये भी है। यहाँ पर 2 4 6 और यहाँ पर भी 2 4 6। इसका रिलेशन इसके साथ और इसका इसके साथ भी, ऐसे ही सबके साथ सबका रिलेशन होगा। ठीक है, आप ये भी करके देख सकते हो। यही आएगा हमारे एंट्रीज कितनी हो गई, 3 3 जा 9 एंड 3 3 जा 9। ठीक है, हमारे एंट्रीज में अब हमें देखना है कि ये एक्स वाई, ये हमारा x होता है एंड ये y। अगर यहाँ पर a b होता तो ये a और ये b। अगर यहाँ पर p q होता, ये p ये q। ये x y, ये भी x एंड ये y, x y x y x y। ऐसे ही हमारा ये होता है जो रिलेशन में देख रखता है। अगर यहाँ पर a b होता तो ये a और ये b, ये a b a b a b ऐसे ही चलता जाएगा। ठीक है, तो अब हमें x हमारा क्या है 2, तो हम यहाँ पर रिलेशन लिख देते हैं x प्लस वाई बराबर 15। ठीक है, अब हमें देखना है कि x की जगह पर अगर हम 2 रखें, 2 प्लस y की जगह पर भी 2, तो इज इक्वल टू कितना होगा 4, जो कि नॉट इक्वल टू 15। तो ये हमारा रिलेशन पूरा का पूरा गलत हो गया। ठीक है, इसके बाद हमें x 2 और y 4, ये कितना हुआ 6, नॉट इक्वल टू 15। तो ये भी हमारा रिलेशन नहीं हुआ। ऐसे ही हमें देखना है
268 नॉट इक्वल टू 15, ये भी नहीं हुआ। ऐसे ही ये देखना है, ये भी देखना है, सारे चेक करने हैं, पर हम देख लेते हैं मैक्सिमम कितने हैं। 6 प्लस 6 क्या हो गया 12 नॉट इक्वल टू 15, तो 12 मैक्सिमम है इसमें और 15 तक तो ये गया ही नहीं, तो ये रिलेशन हमारा क्या हो गया एम्प्टी रिलेशन, r इज इक्वल टू 5। इसका रिलेशन हमें कुछ नहीं मिला, तो यहाँ पर हमारा एम्प्टी रिलेशन हो गया r इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो ये होता है एम्प्टी रिलेशन। अब हम पढ़ेंगे यूनिवर्सल। यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है, नंबर 2 था हमारा यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है, हमारे पास कोई एक सेट ए है, इसके एलिमेंट है ए बी, ठीक है, और एक सेट हमारे पास बी है, इसके एलिमेंट है सी डी। तो हमें देखना है कि यूनिवर्सल रिलेशन कब होगा। यूनिवर्सल रिलेशन होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट ही पूरा का पूरा कार्टेशियन प्रोडक्ट ही क्या होता है यूनिवर्सल रिलेशन। ठीक है, जैसे कि इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या आएगा ए सी ए डी बी सी बी डी, यही तो आएगा ना। तो यही हमारा क्या होगा इज ए यूनिवर्सल इज ए यूनिवर्सल रिलेशन। ठीक है, तो हमारा जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है ना वही पूरा का पूरा हमारा क्या होता है यूनिवर्सल रिलेशन। नेक्स्ट है हमारा आइडेंटिटी रिलेशन। तो हम देखते हैं कि आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है। नंबर 3 आइडेंटिटी रिलेशन। तो आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है, जो हमारी इमेज है वो इमेज के बराबर होती है। ठीक है, जैसे कि मैं मान लेता हूं कि यहाँ पर ए था, तो यहाँ पर भी इसकी फिर इमेज है, तो इमेज भी क्या होगी ए। अगर यहाँ पर 1 तो यहाँ पर भी 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर x तो यहाँ पर भी x। तो जो हमारी इमेज है यहाँ पर x वो इमेज के बराबर होएगी, जब भी जाकर ये हमारा आइडेंटिटी हो पाएगा। ठीक है, चाहे यहाँ पर कुछ भी हो z z 10 कुछ भी हो, मतलब कि हमारा इमेज के इक्वल टू होना चाहिए, बस ये देखना है हमें। तो जब भी जाकर हमारा आइडेंटिटी हो पाएगा, वरना नहीं होगा। अब एक एग्जांपल देखते हैं। नंबर 1 कोई हमारे पास सेट है, सेट ए बराबर ए बी सी। ठीक है, सेट ए हो गया हमारा ए बी सी। तो हमें इसमें इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालने के लिए हमें ए बी सी ये सेट ए हो गया, और इधर भी क्या लेना पड़ेगा। सपोज दैट अगर मैं यहाँ पर सेट बी ले लेता हूँ डी ई एफ, तो अगर मैं यहाँ पर सेट बी रखूंगा डी ई एफ, तो ए का जो रिलेशन होगा वो डी के साथ भी होगा, ए का रिलेशन ई के साथ भी, एंड ए का रिलेशन एफ के साथ भी होगा। तो क्या ये आइडेंटिटी हो पाएगा, बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। तो हमें हमेशा ध्यान रखना है कि अगर यहाँ पर सेट ए में ए बी सी है तो इधर भी यही होने चाहिए, जब भी जाकर ये आइडेंटिटी हो सकता है। यहाँ पर हमारा सेट है ए बी सी और ये हमारा गलत हो गया। ठीक है, तो हमें ध्यान रखना है कि अगर हमारे सेट के एलिमेंट ए बी सी है तो इधर भी सेट ए ही होना चाहिए, उसके भी एलिमेंट सेम होने चाहिए। ठीक है, और कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे निकलेगा, अब देखते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। अगर मैं ए का रिलेशन ए के साथ, ए का रिलेशन बी के साथ, ए का रिलेशन सी के साथ, तो अगर मैं लिखता हूँ कि ए एंड ए बी, तो जो ये कंडीशन है ए बी की, तो क्या ये फॉलो करेगा आइडेंटिटी, बिल्कुल भी नहीं करेगा। तो ये भी ऐसे नहीं निकलेगा, बस ए का रिलेशन
ए के साथ एंड बी का रिलेशन बी के साथ और सी का रिलेशन सी के साथ ही होगा, तभी जाकर ये आइडेंटिटी हो पाएगा। तो ए कोमा ए एंड बी कोमा बी एंड सी कोमा सी, अब होगा ये आइडेंटिटी। ठीक है, तो आइडेंटिटी रिलेशन की जो डेफिनेशन हो गई हमारी वो हो गई, इसे आई ए से प्रेजेंट करते हैं। जहाँ पर भी आई ए लिखा हुआ मिलेगा तो समझ जाना कि ये आइडेंटिटी रिलेशन की बात हो रही है। तो इसको हम लिखते हैं कि एक्स कोमा वाई सच दैट एक्स बिलोंग टू ए एंड वाई बिलोंग टू ए ही, वाई बिलोंग टू ए, और एक्स बराबर होना चाहिए वाई के। ठीक है, जो एक्स वाई है ना हमारे, ये एलिमेंट है। ए ए ए वन वन कुछ भी हो सकता है, ये मैंने आपको पहले बताया था। तो हमारे क्या हो गया, एक्स बिलोंग टू ए एंड वाई बिलोंग टू ए, यानी कि एक्स भी बिलोंग ए से ही होगा, इसका भी बिलोंग टू, एंड वाई का भी ए से ही होना चाहिए, जब भी जाकर ये आइडेंटिटी हो पाएगा। और एक्स बराबर होना चाहिए वाई के, जैसे कि यहाँ पर ए बराबर है ए के, बी बराबर है बी के, सी बराबर है सी के। तो ये क्या हो गया हमारा आइडेंटिटी, यानी कि प्रीइमेज बराबर इमेज के। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कंप्लीट। तो ये हो गया हमारा आइडेंटिटी। इसको ये मैंने ये लाइन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपने नंबर 4। हमारा क्या था, इनवर्स रिलेशन। ठीक है, इनवर्स क्या होता है, तो इनवर्स रिलेशन क्या होता है, आपने देखा होगा कि अगर कोई पूछे आपसे ए का इनवर्स क्या है, तो आप बताओगे ए की पावर -1। बी का इनवर्स क्या है, बी की पावर -1। अगर आपसे पूछे कि आर का रिलेशन, आर का इनवर्स क्या है, तो आप बताओगे आर की पावर -1। तो ये होता है इनवर्स। तो ये कैसे निकलता है रिलेशन में, तो सपोज दैट कोई एक एग्जांपल ले लेते हैं, सेट ए में मैं ले लेता हूँ 1 2 3। ठीक है, और सेट बी ले लेता हूँ, सेट बी 4 5 6। ठीक है, तो इसका हम क्या निकालते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे निकलेगा, 1 4 1 5 एंड 1 6। ठीक है, अब 2 4 2 5 एंड 2 6। अब 3 4 3 5 एंड 3 6। ये आ गया हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब इसी से मुझे क्या बनाना है, रिलेशन। तो रिलेशन कैसे बनता है, रिलेशन सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो हम इसमें से कुछ भी उठा लेंगे, जैसे कि मैंने 1 4 ले लिया एंड 1 6 और 2 5 और 3 6, ये ले लिया मैंने रिलेशन में। तो इस आर का हमें आर यूनिवर्स निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, तो आर यूनिवर्स निकालने के लिए हमें क्या करना होगा कि जो ये प्री इमेज है वो तो बदल जाएगी इमेज में, और जो इमेज है वो बदल जाएगी प्री इमेज में। जैसे कि यहाँ पर इमेज क्या थी 4, तो ये 4 तो आ गई प्री इमेज की जगह, और जो प्री इमेज थी वो चले गई इमेज की जगह। ठीक है, सही 6 1 एंड 5 2 और 3 6, यानी कि ये एक दूसरे के स्थान पर चले गए। तो ये हमारा आ गया आर यूनिवर्स। एक एग्जांपल और देखते हैं, जैसे कि हमारा आर यूनिवर्स मैंने मान लिया कि वाई एक्स एंड क्यू पी और बी ए एंड डी सी, ये हो गया हमारा एक आर यूनिवर्स। तो हमें इसका आर निकालना है, तो आर कैसे निकलेगा, बस एकदम से इसका उल्टा ही होगा, उल्टा ही हो जाएगा। एक्स वाई की जगह पर आ जाएगा और वाई एक्स की जगह पर चले जाएगा।
पी क्यों की जगह पर और क्यों पी की जगह पर, SI AB और CD। ठीक है, तो ये हमारा निकल गया R। यानी कि अगर आपको R पता है तो आप R इनवर्स निकाल सकते हो, अगर आपको R इनवर्स पता है तो आप इसका रिलेशन निकाल सकते हो R। ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिख देते हैं कि R XY such that YX such that XY belong to R। तो हमारा हो गया R इनवर्स, ऐसे निकलता है। ठीक है, नंबर 5 है हमारा रेफ्लेक्सिव रिलेशन। तो रेफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है? रेफ्लेक्सिव रिलेशन, अगर हमारे पास कोई सेट दे दिया, सेट ए, हमारे पास कोई सेट ए है और ए में जो एलिमेंट है वो दे दिया हमें 2 3 4 5, ये एलिमेंट हो गए हमारे पास। ठीक है, तो जो रिफ्लेक्सिव रिलेशन की कंडीशन है वो ये होनी चाहिए कि जो हमारे पास एलिमेंट है वे खुद से रिलेटेड हो। मतलब कि जैसे कि 2 है तो ऑर्डर्ड पेयर में हमें 2 2 भी मिले, और 3 है तो ऑर्डर्ड पेयर में हमें 3 3 मिले, एंड जो हमारा 4 है वो 4 4 और 5 5 5, ये हमें मिलने चाहिए ऑर्डर्ड पेयर के अंदर या किसी रिलेशन के अंदर। तो जब भी जाकर ये हमारा क्या होगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। उसके बाद इनके चारों के आने के बाद जो हमारे एलिमेंट हो गए उनसे रिलेटेड जो हमारे पेयर बनेंगे, उनके बाद चाहे इसमें कुछ भी आ जाए, जैसे कि 2 3 3 4, इसके बाद चाहे कुछ भी आ जाए तो ये हमारा रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। पर ये जरूरी है कि ये जरूरी आना चाहिए। ये अगर ये नहीं है, हमारा 4 4 तक हो जाता, 5 5 ना होता, तो हमारा ये क्या हो जाता, रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होता। तो ये जो हमारे एलिमेंट दे के रखे गए हमको सेट ए के अंदर या कोई भी सेट होगा उसके अंदर दे के रखे गए जो भी एलिमेंट हो गए वे खुद से रिलेटेड होने चाहिए, जब जाकर हमारा ये रिफ्लेक्सिव हो पाएगा। तो अब देखते हैं हम इसी को सेट ए के अंदर। तो क्या मैं मान लूं यहाँ पर सेट बी भी हो जाएगा? अगर मैं यहाँ पर सेट बी मान लूं 6 7 8 9 10, तो क्या ये रिफ्लेक्सिव होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमें 2 2 भी नहीं मिलेगा, एंड 3 3 भी नहीं, 4 4 भी नहीं, 5 5 भी नहीं मिलेगा। तो इसलिए ये हम सेट बी नहीं मान सकते। अगर हम सेट बी मान ले तो हमें यही मानना पड़ेगा 2 3 4 5। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है? एक क्रॉस ए। हमें एक क्रॉस ए निकालना है। तो एक क्रॉस ए निकालने के लिए हमें क्या करना होगा? यहाँ पर 2 3 4 5, 2 3 4 5 और ऐसे ऐसे मिला देना होगा इसको। जैसे हम निकालते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऐसे निकाल लेंगे। तो क्या हो जाएगा? 2 2 2 3। मैं वीडियो को पॉज करके लिख लेता हूँ क्योंकि 16 तक लिखने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये मैंने लिख लिया है अगले पेज पर। सेट है हमारा था ये, और जो एक रो से निकला हमारा ये आ गए हमारे पूरे 16। तो आप देख सकते हैं 1 2 3 4 और 4 4 4 4 4 जा 16। ठीक है, तो हमारे पूरे हो गए। तो अब हमें क्या देखना है कि रिफ्लेक्सिव की जो कंडीशन थी, हमें क्या मिलना चाहिए? जो हमारे एलिमेंट है सेट ए के अंदर 2 2 का हमें रिलेटेड मिलना चाहिए। तो ये रहा हमारा 2 2। 3 का मिलना चाहिए 3 3। 4 का मिलना चाहिए 4 4 एंड 5 का 5 5। उसके बाद चाहे कुछ भी हो हमारे पास इस ऑर्डर्ड पेयर के अंदर, चाहे कुछ भी हो, वही हमारा क्या हो जाएगा? बस हमारे पास ये होने चाहिए 2 2 3 3 4 4 5 5। उसके बाद चाहे कुछ भी हो हमारा ये रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं एक एग्जांपल। सेम यही सेट ए हमारे पास क्या था? 2 3 4 5, और एक हमको रिलेशन दे दिया। इस रिलेशन के अंदर हमें दे दिया 2 2 एंड 2 3, 2 5 और 3 2 3 3 और 4 4 2 4 4
एंड 5 2 5 3 और 5 5, और हमसे पूछ लिया कि जो ये रिलेशन दिया है, ठीक है, इसमें से एक रिलेशन उठा लिया ये, ठीक है। तो अब हमें ये बताना है कि ये क्या हमारा रेफ्लेक्सिव है। तो कैसे बताएंगे, कैसे पता चलेगा? तो जो हमारे ये सेट ए था, ये 2 था हमारा एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट 2 था। अगर हमें 2 से 2 का रिलेटेड मिल जाता है, 2 का रिलेशन 2 के साथ ही मिल जाता है, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हो सकता है कि हमारा रिफ्लेक्सिव हो जाए। फिर हमको 3 को ऐसे देखना है, फिर 4 को देखना है, फिर 5 को देखना है। तो 2 का 2,2 मिल गया, फिर 3 पर आ जाओ, 3 का 3,3 ये रहा, फिर 4 का 4 ये रहा, 4,4, ठीक है, फिर 5 का 5 ये रहा। तो हमको ये मिल गए चारों, ये रहे हमारे। तो ये हमारा क्या हो गया, रेफ्लेक्सिव रिलेशन हो गया, ठीक है। अगर हम एक सेट और मान लेते हैं यहाँ पर, इसी में से बना देता हूं मैं, इस जो ये हमारा ऑर्डर पेयर है इसी में से निकाल देता हूं मैं, 2,3 2 2 एंड 3 4 3 3 4 2 4 4 5 3 5 2, ये हो गया हमारा एक रिलेशन। तो अब हमें बताना है कि क्या ये रिफ्लेक्सिव है। तो हमें क्या देखना है, अपना सेट देखना है। सबसे पहले सेट देखना है, सेट ए के अंदर जो जो एलिमेंट है 2 3 4 5, जो सेट ए के अंदर 2 है उसका रिलेशन किसके साथ होना चाहिए, 2 के साथ। तो क्या है, 2,2 है। तो 2,2 हमें मिल गया, ये रहा। इसके बाद 3 का रिलेशन 3 के साथ होना चाहिए, तो 3,3 ये रहा, ये मिल गया। फिर 4 का 4 के साथ होना चाहिए, 4,4 ये रहा हमारा। इसके बाद 5 का 5 के साथ होना चाहिए, तो 5 का 5 के साथ नहीं है, तो ये हमारा क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, ठीक है। अब नंबर 3, इसी में से एक एग्जांपल मैं और उठा लेता हूँ। जो हमें रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक ट्रांजिटिव पर बिल्कुल ध्यान देना है, मैक्सिमम एग्जांपल करने हैं, ठीक है, तभी जाकर ये हमारी समझ में आएंगे। तो एक रिलेशन में और उठा लेता हूँ इसी में से, 2,3 3,3 एंड 4,4 और 5,5 5,2 3,2 एंड 4,2, ये हो गया हमारे पास एक रिलेशन। इसमें हमें क्या देखना है, इसमें भी हमें यही बताना है कि ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं। तो रिफ्लेक्सिव की कंडीशन सबसे पहले हम कहाँ पर जाएंगे, सेट ए पर। तो सेट ए तो हमारे पास क्या था, 2, तो 2 का रिलेशन किसके साथ होना चाहिए, 2 के साथ। तो यहाँ पर 2 का रिलेशन 2 के साथ है, ये देखना है हमें 2 का रिलेशन 2 के साथ है या नहीं। तो 2 का 3 के साथ तो है, पर 2 का 2 के साथ नहीं है। तो अगर हमें शुरू में ये मिल जाए कि जो हमारा 2 था उसका रिलेशन जब 2 के साथ नहीं है, तो हमें आगे जाने की कोई जरूरत ही नहीं है। तो हम यहीं पर मना कर देंगे कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो चाहे फिर 3 3 मिले, 4 4 5 5, चाहे तीनों मिल जाए हमें, बस हमें शुरू में जब 2 2 नहीं मिला तो हमारा रिफ्लेक्सिव बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है। तो बस जो ये इसके एग्जाम्पल थे ये हमारे समझ में आ गए होंगे, तो हमारा ये अच्छे से हो गया कंप्लीट रिफ्लेक्सिव। इसके बाद हम यहाँ पर हम लिख देंगे कि R x, x such that x belong to A, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा रिफ्लेक्सिव का एक और एग्जाम्पल, ठीक है। अब चलते हैं हम सिमेट्रिक की तरफ। नंबर 6 है हमारा सिमेट्रिक रिलेशन। तो सिमेट्रिक रिलेशन की क्या पहचान होती है? तो सिमेट्रिक रिलेशन में हमें देखना है कि हमारे पास कोई रिलेशन है, वो रिलेशन ऐसा होना चाहिए कि अगर ए बी यहाँ पर है, तो इसका ए बी का बी ए हमें यहाँ पर मिलना चाहिए, या इस रिलेशन में होना चाहिए, चाहे कहीं पर भी हो, ठीक है। जैसे कि हमारा सी डी हो गया, तो हमारे यहाँ पर डी सी भी होना चाहिए, ठीक है। यानी कि जो आर होगा हमारा, आर यूनिवर्स हमें मिलना चाहिए इसके अंदर, समझ गए। जैसे कि हमारा
ए बी हो गया, तो ए बी का यूनिवर्स क्या होगा, ए बी का इनवर्स क्या हो जाएगा, बी ए। तो हमें मिल गया बी ए इसमें। जैसे कि हमारा सी डी हो गया, सी डी का इनवर्स क्या होगा, डी सी, तो ये भी हमें मिल गया, सी डी मिल गया हमें यहाँ पर। तो सी डी का इनवर्स क्या हो जाएगा, डी सी, तो डी सी ये रहा हमारा, तो हमारा सिमेट्रिक हो जाएगा। ठीक है, तो मैं एक सेट ले लेता हूँ, सेट ए, जो मैंने अभी माना था पीछे 2 3 4 5, 2 3 4 5 ही था तो ये। ठीक है, इससे मैं रिलेशन निकालता हूँ। मैंने निकाल लिया कि 2 2 2 3 एंड 3 2 3 3 और 4 3 3 4, ये मिल गया मुझे रिलेशन। इससे मैंने एक रिलेशन ये ले लिया। अब हमें देखना है कि जो हमारे सिमेट्रिक रिलेशन की कंडीशन है आर बराबर आर यूनिवर्स, वह कंडीशन यहाँ पर फॉलो भी हो रही है या नहीं। तो देखना है हमें कि 2,2 इसका यूनिवर्स क्या होगा, 2,2 का इनवर्स क्या हो जाएगा, 2,2 ही ये इधर आ जाएगा और ये इधर आ जाएगा। तो 2,2 का तो हमें मिल गया यहीं पर, यानी कि 2 का उल्टा 2,2 का उल्टा 2,2 ही होता है, वो हमें मिल गया यही है। फिर 2,3 का इनवर्स क्या होता है, 3,2, तो 3,2 ये रहा, ये मिल गया। अब 3,3 का तो यही हो गया, क्योंकि 3,3 का उल्टा 3, हो जाएगा, वो हमें यहाँ पर मिल गया। अब नंबर ये देखते हैं 4,3 का उल्टा 3,4, ये भी हमें मिल गया। तो ये हमारा क्या हो गया, R1 हो गया हमारा, मैं R1 मान लेता हूँ इसे, ये हो गया हमारा सिमेट्रिक। ठीक है, अब हम इससे अगला देखते हैं, अगला एग्जांपल देखते हैं R2। मैंने आपको बताया था कि सिमेट्रिक रिलेशन, और हमने अभी क्या पढ़ा है, रेफ्लेक्सिव, एंड आगे क्या पढ़ेगा, ट्रांजिटिव। इनके हम मैक्सिमम एग्जांपल करेंगे, मतलब 2-3 एग्जांपल तो हम करेंगे ही करेंगे, इससे हमारे एकदम से समझ में आ जाएगा। तो R2 में एक रिलेशन उठा लेता हूँ यहाँ से, 2 3 2 4 4 3 2 5 5 2 3 2 और 4 2 एंड 3 3। ठीक है, ये मैंने एक रिलेशन उठा लिया इसी में से, इस सेट का ही एक रिलेशन उठा लिया ये। तो इसमें मुझे क्या देखना है कि जो 2,3 का इनवर्स क्या होता है, 3,2, तो 3,2 अगर मुझे इसमें मिल गया तो हमें आगे बढ़ना है, वरना यहीं पर गलत हो जाएगा। तो 2,3 यानी कि 3,2 ढूंढना है ना हमें, तो ये रहा हमारा 3,2। ठीक है, मिल गया। अब 2,4 का उल्टा क्या होता है, 4,2, 4,2 ये रहा। अब 4,3 का उल्टा 3 4, तो 3 4 तो इसमें मुझे कहीं नजर नहीं आ रहा, तो हम यहीं रुक जाएंगे। ये कंडीशन इस पूरे को गलत कर गई, पूरा गलत होगा, ये सिमेट्रिक अब नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद हमें देखना ही नहीं कि 2 5 का उल्टा दे रखा है, 5 2 3 2 का उल्टा दे रखा है, हमें इसके बाद चलना ही नहीं, तो हम यहीं रुक जाएंगे। हमें अगर इसका उल्टा नहीं मिल रहा है, 4,3 का इनवर्स नहीं मिल रहा है, तो बस ये पूरा हमारा गलत हो गया, तो ये हमारा सिमेट्रिक नहीं होगा। अब R3 देख लेते हैं हम, 3 2 3 3 4 3 2 3 3 4 एंड 5 5, ये ले लेते हैं। इसमें बताना है हमें सिमेट्रिक है या नहीं। तो 3 2 का इनवर्स क्या हो गया, 2 3, 2 3 हमें मिल गया, ये रहा। इसके बाद 3 3 का तो यही होगा, 4 3 का 3 4 ये रहा, और 5 5 का 5 5 होगा, तो ये हमारा सिमेट्रिक हो गया। ठीक है, नंबर 4 नंबर 5 तुम खुद लिख सकते हो, नंबर 4 भी नंबर 5 भी, ये मैं आपको लिखवा देता हूँ। हमारा हो गया
2 3 2 2 3 3 4 4 5 3 3 5 3 2 एंड 5 5। ये क्या होगा, क्या सिमेट्रिक है? 2 3 2 3 का इनवर्स क्या होगा? 3 2 3 2, ये रहा 2 2 का तो 2 2 ही हो जाएगा, 3 3 का 4 4 का 4 4 हो जाएगा, 5 3 का 3 5 ये रहा, एंड 5 5 का 5 5। तो ये हमारा क्या हो गया? सिमेट्रिक हो गया। हो गया। आपको इसमें ही ढूंढना है कि रेफ्लेक्सिव भी है क्या। रेफ्लेक्सिव आपको ढूंढकर मुझे कमेंट में बताना है कि रेफ्लेक्सिव है या नहीं, ये तुम्हें खुद करना है। नंबर 5 में मान लेता हूँ 3 2 एंड 2 5 5 2 2 3 4 4 5 2 5 3 एंड बस यही है। इसमें बताना है कि ये सिमेट्रिक है या नहीं। तो देख लीजिए आप, 3 2 का उल्टा क्या होगा? 2 3, ये हमें मिल गया, ये रहा। इसके बाद 2 5 का 5 2 ये रहा, 4 4 का तो 4 4 हो जाएगा, 5 3 का उल्टा 3 5, ये हमें नहीं मिला, तो हमारा ये सिमेट्रिक नहीं होगा। ठीक है। इसके बाद तुम्हें इसमें रिफ्लेक्सिव ढूंढ कर बताना है कि अगर रिफ्लेक्सिव होगा तो मुझे कमेंट में बता देना। इसके बाद हमारा कंप्लीट हो गया है। सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है तुम्हारी समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं ट्रांजेक्टिव की तरफ। नंबर 7 है हमारा ट्रांजेक्टिव। ट्रांजेक्टिव रिलेशन। ट्रांजेक्टिव रिलेशन क्या होता है? थोड़ा भारी है, मतलब कि रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक से भारी है थोड़ा है, इसे हमें ध्यान से देखना है। तो हमारे पास कोई रिलेशन है, हमने ऑर्डर्ड पेयर में से उठा लिया कोई रिलेशन, जैसे कि हमारे पास हो गया एक्स वाई और वाई जेड हो गया। तो ये ट्रांजेक्टिव कब होगा? तब एक्स वाई और वाई जेड, अगर मैं वाई से वाई काट दूं तो क्या बचेगा? एक्स जेड। अगर उस रिलेशन में एक्स जेड भी हो तो तभी जाकर वे हमारा क्या हो पाएगा? ट्रांजेक्टिव। एक बार और बता देता हूं मैं, जैसे कि एक्स वाई और वाई जेड दे रखा है उस रिलेशन में, तो हमें वाई से वाई काटते ना है, मतलब कि अब पेयर नंबर 1 की जो इमेज होगी और पेयर नंबर 2 की जो प्रीइमेज होगी उसको हमें ढक लेना है, और जो बचेगा हमारा, ये भी कट गया और ये भी कट गया, तो हमें क्या, हमारे पास क्या बचा? एक्स और जेड। तो एक्स जेड भी उस रिलेशन में होना चाहिए, तभी जाकर वो हमारा ट्रांजेक्टिव हो पाएगा। नंबर दूसरी कंडीशन है इसकी, अगर हमारे पास एक्स वाई और ए बी सी डी ई एफ ऐसे ही, मतलब कि ये एक रिलेशन हो गया हमारे पास। ठीक है। इस रिलेशन में क्या खास बात है? इस रिलेशन में एक खास बात है कि एक्स वाई हमें मिल गया, ए बी मिल गया, सी डी मिल गया। इसमें जो एक्स है वो इस पूरे रिलेशन में एक्स कहीं भी नहीं है, कोई से पेयर में भी एक्स नहीं मिलेगा। वाई है, वाई भी पूरे पेयर में कहीं नहीं मिलेगा। और ए और बी, इसमें बी भी कहीं नहीं होगा, डी भी कहीं नहीं होगा, एफ भी कहीं नहीं होगा। एक एक ही है हमारे पास, दूसरा जोड़ा नहीं है। तो अगर मैं y से y काटना होगा मुझे, जैसे कि इसमें मैं y से y काट रहा था, तो y तो हमें यहाँ पर कहीं मिल ही नहीं रहा शुरू में क्या, बाद में भी नहीं मिल रहा, तो ये हमारा ट्रांजेक्टिव होगा। एक कंडीशन यहाँ होगी, एक कंडीशन यहाँ होगी बस। ट्रांजेक्टिव कब नहीं होगा? तब ये वाली कंडीशन होगी जब वाई जेड एंड हमें क्या नहीं मिलेगा, इसमें हमें एक्स वाई भी मिल गया और वाई जेड भी मिल गया, और वाई से वाई काटते हैं तो क्या मिलेगा हमें? एक्स जेड। वो एक्स जेड हमें नहीं मिला, तो ये हमारा ट्रांजेक्टिव नहीं होगा। बाकी और कंडीशनों में एक हमारा हो जाएगा, तो हमारा ट्रांजेक्टिव नहीं होगा। इसके बाद हमें
एग्जाम्पल समझते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू हम समझ जाएंगे कि ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि x कॉमा वाई बिलोंग टू आर एंड y कॉमा z बिलोंग टू आर एंड x कॉमा z बिलोंग टू आर। तो ये हमारा हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव, अगर ये हमें कंडीशन मिल जाती है तो। ठीक है, ट्रांजिटिव हो जाएगा। नंबर 2 हमारा क्या है, x कॉमा वाई बिलोंग टू आर, ठीक है, एंड वाई जेड बिलोंग टू आर एंड x और z नॉट बिलोंग टू आर। तो ये हमारा ट्रांजिटिव नहीं होगा इस केस में। हो गया, तो ये दोनों केस हो गए हमारे पास। इस केस में अगर हमें x और y हमें मिल रहा है कि ये r से बिलोंग कर रहा है और y z भी r से बिलोंग कर रहा है और x z भी r से बिलोंग कर रहा है, तो ये हमारे इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव हो जाएगा। और नंबर 3 हमारा क्या था कि अगर हमें x और y बिलोंग टू r, बस यही मिल रहा है, तो इस केस में भी क्या होगा, हमारा ये फॉलो करेगा, ये हमारा ट्रांजिटिव हो जाएगा। ठीक है, अब हम ट्रांजिटिव रिलेशन के एग्जाम्पल देख लेते हैं। मैं मान लेता हूँ कि हमारे पास कोई सेट है, उसमें जो एलिमेंट है वो है 2 4 6। ठीक है, ये हो गया। इसका मैं निकाल लेता हूँ कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या आएगा इसका, 2 2 2 4 एंड 2 6, फिर 4 2 4 4 एंड 4 6, अब 6 2 एंड 6 4 एंड 6 6, ये आ गया हमारा इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो हमें ट्रांजिटिव के लिए क्या क्या शर्तें थी हमारी, कि अगर मैं इस 2 को, इस पेयर को ले लूं 2 4 वाले को, तो मैं इसे x और इसको y मान लेता हूँ, और 4 से शुरू है जो ये वाला, इसको क्या मानूं, y, और इसको z। तो y से y कट गया, 4 से 4 कट गया, तो क्या बचा, x और z, यानी कि 2 2, तो 2 2 बच गया। तो हमें देखना है कि इस पूरे ऑर्डर्ड पेयर में 2 2 कहीं है, अगर है तो ये ट्रांजिटिव हो सकता है। तो 2 2 ये रहा, तो ट्रांजिटिव हो सकता है। इसके बाद हम देखते हैं 2 6 और 6 2 6 2, अगर मैं इसको x और इसको y मान लेता हूँ, इसको x और इसको z, सॉरी इसको y और इसको z मान लेता हूँ, तो क्या होगा, y से y कट जाएगा, 2 और 2 2 ये रहा हमारा। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि कार्टेशियन प्रोडक्ट में सभी पॉसिबल पेयर्स होते हैं, जो कि ट्रांजिटिव भी होते हैं, रेफ्लेक्सिव भी होते हैं एंड सिमेट्रिक भी होते हैं। तो अब तो मैं एक रिलेशन उठा लेता हूँ R1 उसी में से, ऑर्डर पेयर में से 2 2 4 4 एंड 6 6। तो ये इस फॉर्म में उठा लिया मैंने। तो क्या ये ट्रांजिटिव होगा, 2 2 4 4 6 6। तो हमने ट्रांजिटिव के 2 रूल पढ़े थे ना, एक तो था ये x y बिलोंग टू r, तो y और z बिलोंग टू r, तो क्या होना था, देन x z भी बिलोंग टू r होना था। एक तो रूल ये था, और एक ये था कि अगर x और y है बिलोंग टू r और बाकी उसमें कुछ नहीं है, तो ये भी हमारा ट्रांजिटिव होगा। तो ये वाली फॉर्म है ये, तो ये क्या होगा, ट्रांजिटिव हो जाएगा, क्योंकि ये एक्स वाई की फॉर्म में, एक्स वाई। जैसे कि 2 2, तो 2 से स्टार्ट होने वाला कोई भी पेयर हमें नजर नहीं आ रहा है, और 4 4 से शुरू होने वाला यहाँ पर हमें कोई भी पेयर नजर नहीं आ रहा है, तो ये हमारा एक्स वाई की फॉर्म में मिल गया हमें, तो ये हमारा ट्रांजिटिव हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम
दूसरा रिलेशन हम ले लेते हैं यहाँ पर नंबर 2 रिलेशन, कि हमारे पास है 2,4 एंड 4,6 एंड 6,4। ये रिलेशन मैंने उठा लिया ऑर्डर्ड पेयर में से, ठीक है। तो इसमें हमें बताना है कि क्या ये ट्रांजिटिव होगा कि नहीं। तो ट्रांजिटिव के लिए हमने हमारी ये शर्त दी थी दोनों, तो अब देखते हैं हम x, y, x और y मिल गए, ठीक है मिल गए। मैं इसको x मान लेता हूँ और इसको y, ठीक है। और ये हमारा y हो गया और ये हो गया हमारा क्या z हो गया। तो y से y 4 से 4 कट गया, क्या बच गया 2,6, 2,6। तो इस पूरे रिलेशन में क्या 2,6 है कहीं पर, नहीं है, तो ये हमारा ट्रांजिटिव नहीं होगा, ठीक है समझ गए। अब हम आगे पढ़ेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन, और उसके बाद मैं आपको इक्विवेलेंस रिलेशन, रेफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ये ट्रांजिटिव चारों को एक जगह समझा दूंगा, तो तुम्हारा बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। नंबर 8 है हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, हमने पीछे पढ़ा है रेफ्लेक्सिव प्लस क्या सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो इन तीनों की जो भी रिलेशन रेफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा, ट्रांजिटिव भी होगा, तो उसे हम क्या बोलेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन। तो ठीक है, तो बस आप सोचोगे कि ऐसा रिलेशन भी होता है क्या जो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव तीनों हो जाए। तो हाँ ऐसा रिलेशन होते हैं। देखिए जैसे वो एक सेट मान लेता हूँ, सेट ए 1 2 3, तो इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे, तो निकाल लोगे आप। तो रिलेशन देखना है, मैं इसमें से एक रिलेशन उठा लेता हूँ 1 1 2 2 एंड 3 3। तो जो ये रिलेशन होगा ये देखना हमें रिफ्लेक्सिव की जो कंडीशन है उसे फॉलो करेगा, सिमेट्रिक की भी करेगा एंड ट्रांजिटिव की भी करेगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। तो हमने 8 के 8 रिलेशन थे जो हमारे, वो हमने पढ़ लिए है। अब हम जो हमारे सिलेबस में 12th के रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव और हमारा नंबर 4 है यूनिवर्स, नंबर 4 है इक्विवेलेंस, ठीक है। तो इनके बारे में हम एक जगह लिख लेते हैं, जो इनकी शर्तें थी उन्हें हम एक जगह लिख लेते हैं, और इसके बाद इन पर एग्जाम्पल करेंगे हम इन चारों पर, ठीक है। तो जो रिफ्लेक्सिव की शर्त थी, कंडीशन थी, वो क्या थी कि x, x बिलोंग टू r और x बराबर y के होना चाहिए, ये थी ना। यानी कि जो हमारे पास एलिमेंट हो गए सेट के अंदर या रिलेशन के अंदर, सेट के अंदर, तो वे खुद से रिलेटेड होने चाहिए, ठीक है। सिमेट्रिक की क्या थी कंडीशन, x, y बिलोंग टू r, तो y, x भी बिलोंग करने चाहिए r से, यानी कि r बराबर r इनवर्स, ठीक है। नंबर 3 ट्रांजिटिव की जो कंडीशन थी वो ये थी कि यदि इफ x, y belong to r and y, z belong to r, then x, z भी r से बिलोंग करने चाहिए, ठीक है। और दूसरी कंडीशन थी इसकी, नंबर 2 कंडीशन थी कि x, y बिलोंग करने चाहिए r से, दूसरी आती। और इक्विवेलेंस की क्या थी कि हमारे पास रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक प्लस ट्रांजिटिव, अगर किसी रिलेशन में भी ये तीनों रिलेशन मिल जाए, किसी भी रिलेशन में अगर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव मिल जाए, तीनों मिल जाए एक साथ ही, तो ये हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा। तो अब मैं यहाँ पर कोई सेट मान लेता हूँ, हमारे पास सेट ए है जिसके अंदर जो एलिमेंट हो गए वो हो गए 1 2 3 4 5, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इसका क्या निकालता हूँ कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस ए। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालूंगा जब मैं इसका, तो कितना आएगा, कितने पैर बनेंगे 25,
5 5 जा 25। तो मैं इतने नहीं लिखूंगा, बस मैं थोड़ा फॉर्मेलिटी के लिए लिख देता हूँ 1,1 1,2 डॉट 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 कंटिन्यू 5,5। ठीक है, तो मैं ऑर्डर्ड पेयर हमारे आ गई है। तो हमें ऑर्डर्ड पेयर में से रिलेशन बनाना है R1 R2 एंड R3 R4 और नंबर 5 R5 हो गया। तो मैं 5 एग्जाम्पल समझाऊंगा आपको, और इन 5 एग्जाम्पल से हम क्या क्या सीखेंगे। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव और इक्विवेलेंस। इक्विवेलेंस 5 से। तो मैंने एक सारणी बना ली, और अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर जो है 5 के 5 रिलेशन है, वीडियो को पॉज करके लिख लेता हूँ। ठीक है, देखिए मैंने लिख लिए है 5 के 5 रिलेशन। तो आप इनका एक स्क्रीनशॉट लेकर पहले खुद करके देख लो, फिर आंसर देख लेना। ठीक है, तो चलिए मैं आपको इनका आंसर बता देता हूँ। तो नंबर 1 जो हमारा रिलेशन है, उसमें हमें क्या दे रखा है रिलेशन में, रिलेशन के अंदर जो हमारे ऑर्डर्ड पेयर है 1,1 1,2 2,1 2,2 3 3 4 4 5 5। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, इसका रेफ्लेक्सिव। रेफ्लेक्सिव देखना है हमें ये है या नहीं। तो रेफ्लेक्सिव के लिए क्या कंडीशन थी, रेफ्लेक्सिव के लिए ये था कि x, बिलोंग करना चाहिए R से, और x y के बराबर होना चाहिए। तो हम देखते हैं सेट A के अंदर हमारे जो एलिमेंट है 1 2 3 4 5। तो जो 1 1 से रिलेटेड होना चाहिए, 2 2 से रिलेटेड होना चाहिए, 3 3 से, 4 4 से और 5 5 से। तो इस रिलेशन के अंदर देखते हैं हम। तो 1 1 से ये रहा, 2 2 से रिलेटेड, 3 3 से, 4 4 से, 5 5 से। इसके बाद ये दोनों चाहे यहाँ पर कुछ भी होता, मतलब कि हम यहाँ पर हो और भी पेयर्स बना सकते थे, हमें उनसे कुछ नहीं लेना, बस हमें देखना है कि हमें 5 के 5 तक ही मिलने चाहिए। तो जब जाकर ये हमारा रेफ्लेक्सिव होगा। ठीक है, अब सिमेट्रिक की कंडीशन क्या है, सिमेट्रिक की यह कंडीशन है कि R बराबर R इनवर्स। तो 1,1 का उल्टा 1,1 नहीं होता है, 2,2 का उल्टा भी 2,2। ये तो यहाँ तक तो इनके उल्टे मिल गए। अब हमें देखना है, ये दो दे रखे 1,2 एंड 2,1। तो 1,2 का उल्टा 2,1, तो ये भी हमें मिल गया। तो ये हमारा क्या हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया। अब ट्रांजिटिव के लिए हमें क्या करना होगा, x, y बिलोंग टू R और y, z बिलोंग टू R, देन x, z बराबर बिलोंग टू R। तो हमें देखना होगा कि 1,1 ये तो हमारे x और y हो गए, x y x y x y x y। तो हमारे अगर मैं इसको x और इसको y मान लूं, ठीक है, ये हमारा y और ये x, z सॉरी, ये हमारा z हो गया। तो 2 से 2 कट गया, ठीक है कट गया। क्या बच गया, x, z यानी कि 1,1। तो इस पूरे रिलेशन के अंदर 1,1 ये रहा, तो हमें मिल गया, यानी कि ट्रांजिटिव भी हो गया। ठीक है, ट्रांजिटिव के बारे में तो हमें पता ही था, हमने y से y कैंसिल कर दिया, 1,1 बच गया, और 1,1 हमें इस रिलेशन के अंदर मिलना चाहिए था, वही हमें मिल गया। तो ये हमारा ट्रांजिटिव भी हो गया। तो जब ये तीनों हो गए एक ही रिलेशन के अंदर, तो इक्विवेलेंस भी हो जाएगा। तो इक्विवेलेंस भी हो गया। अब नंबर 2 जो रिलेशन है हमारा, नंबर 2 के अंदर 1,1 2,2 3,3 4,4 5,5। तो जो आसानी के साथ हम बोल सकते हैं कि ये रेफ्लेक्सिव तो हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो रेफ्लेक्सिव तो हो गया ये। अब सिमेट्रिक 1,1 का उल्टा 1,1 नहीं होता है, 2,2 का उल्टा 2,2 ही, एंड 3 3 3 3 का उल्टा 3 3। तो ये भी हमारा सिमेट्रिक हो गया, 5 तक मिल गया हमें। अब नंबर 3 हमारा जो ट्रांजिटिव कब होगा, ट्रांजिटिव ये x ये y, ये x ये y, ये x ये y, x y x y। तो ये वाली जो हमारे दूसरी शर्त थी है, इस पर फॉलो हो रही है पूरी। तो ये हमारा ट्रांजिटिव भी हो गया। अब नंबर 4 तो हमारा इक्विवेलेंस तो हो ही जाएगा। ठीक है, तो अब हम चलते हैं नंबर 3, 1,2 2,1 एंड 2 2 3 3 4 4। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये रेफ्लेक्सिव है या नहीं। रेफ्लेक्सिव के लिए x, x बिलोंग टू R, यानी कि 1 2 3 4 5 इनके
7 के एलिमेंट, यानी कि 1 1 से रिलेटेड, 2 2 से, 3 3 से, 4 4 से। तो 1 1 से रिलेटेड, यहाँ पर तो 1 2 है, तो 1 1 से रिलेटेड नहीं है, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, हमें आगे देखना ही नहीं, बस हमें 1,1 नहीं मिला, तो ये हमारा रिफ्लेक्सिव तो बिल्कुल भी नहीं होगा। और जब ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा तो चाहे सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव भी हो, तो इक्विवेलेंस तो ये होगा ही नहीं। तो अब बस हमें दोनों देखने हैं, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव सबसे पहले हम देखते हैं सिमेट्रिक। तो 1,2 2,1, 1,2 का उल्टा सिमेट्रिक में क्या होता है, r बराबर r इनवर्स, यानी कि 1,2 का उल्टा 2,1 ये मिल गया, 2,2 का उल्टा 2,2, 3,3 का उल्टा 3,3, 4,4 का उल्टा 4,4, यानी कि ये भी हमारा सिमेट्रिक हो गया। ठीक है, इसके बाद ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए हम क्या करते हैं कि अगर मैं इसे x मान लेता हूं, इसे y, और ये y और ये z, y से y कट गया, यानी कि 2 से 2, तो 1,1, 1,1 इस पूरे रिलेशन के अंदर कहीं नजर आ रहा है तुम्हें? नहीं, नहीं है ना, तो 1,1 इसके अंदर नहीं है, तो ये हमारी कंडीशन तो हो गई गलत, नंबर 1 तो हो गया गलत। अब नंबर 2, एक्स वाई, ये वाली भी हमारी गलत हो गई, क्योंकि यहाँ पर एक्स वाई और ये जेड होगा, तो नंबर 2 भी गलत, तो ये हमारा सिमेट्रिक, सॉरी ये हमारा ट्रांजिटिव नहीं होगा, ये हमारा ट्रांजिटिव नहीं होगा। इसके बाद नंबर 4, 1,1 2,2 3,3 4,4। सबसे पहले हम क्या देखते हैं, रेफ्लेक्सिव। रेफ्लेक्सिव के लिए हमें क्या चाहिए, x बराबर y और x बिलोंग टू r। तो सेट ए के अंदर हमारे कितने एलिमेंट थे, 5 तक थे ना, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर भी हमें 1 1 से रिलेटेड होना चाहिए, 2 2 से, और 3 3 से, 4 4 से, और 5 5 से, पर यहाँ पर तो 4 तक ही है, तो ये हमारा 4 तक नहीं चलेगा, ये हमारा रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। यहाँ पर 5,5 भी होना चाहिए था। ठीक है, उसके अलावा फिर चाहे कुछ भी होता तो ये हमारा रिफ्लेक्सिव हो जाता, पर अब यहाँ पर 5,5 नहीं है, तो ये हमारा रिफ्लेक्सिव बिल्कुल भी नहीं होगा। अब सिमेट्रिक, सिमेट्रिक में क्या था, r बराबर r इनवर्स, 1 का उल्टा 1, 1,1 का उल्टा 1,1, 2,2 का उल्टा 2,2, 3 3 का उल्टा 3 3, 4 4 का उल्टा 4 4। तो ये हमारा क्या हो गया, सिमेट्रिक हो गया। इसमें हमें नहीं देखना है कि 5 भी चाहिए, इसमें तो जितने भी हमें एलिमेंट दे रखे बस उन्हीं के उल्टे मिल जाए, उन्हीं पेयर्स के उल्टे मिल जाए, r बराबर r इनवर्स के। नंबर 3 हमारा ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव एक्स वाई, ट्रांजिटिव के लिए ये x, ये y, ये x, ये y, ये x, ये y, और ये x, ये y, तो ये वाली कंडीशन लग गई इस पर, तो ये हमारी फॉलो हो गई, तो ये ट्रांजिटिव हो जाएगा। और जब ये हमारा रिफ्लेक्सिव ही नहीं था, तो ये तो हमारा ये कभी नहीं होगा इक्विवेलेंस, तो ये हमने कट कर दिया। अब नंबर 5 जो सबसे मेन बात है, हमें क्या देखना है कि अगर हमें एक रो से का रिफ्लेक्सिव निकालने को बोलता है, सिमेट्रिक निकालने को बोलता है, ट्रांजिटिव निकालने को बोलता है, तो ये हमारे तीनों पर फॉलो हो जाएगा, और इस पर तो हो ही जाएगा, बेसिकली बात है, इस पर तो हो ही जाएगा इक्विवेलेंस पर। तो जो हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है, ऑर्डर्ड पेयर आते हैं जो हमारे कार्टेशियन प्रोडक्ट के, उसमें सभी पॉसिबल पेयर बनते हैं जो कि रिफ्लेक्सिव भी होते हैं, सिमेट्रिक भी होते हैं, एंड ट्रांजिटिव भी होते हैं। और जब ये तीन हो जाते हैं तो इक्विवेलेंस तो खुद ही हो जाता है। ठीक है, तो कहीं भी अगर एक रो से आए तो उसमें रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव और इक्विवेलेंस ये जरूर हो गए। ठीक है, तो हमारा जो रिलेशन था वो पूरा का पूरा हमने पढ़ लिया है इसके बारे में। अब मैं अगली वीडियो बनाऊंगा एक्सरसाइज 1.1 पर। उसी वीडियो को देखने के लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और बेल आइकन प्रेस करना होगा। ठीक है, तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।